Hello students, I am Ranjit Kumar. Welcome to the our best channel Superior Study Circle. बच्चे पिछले वीडियो में हमने फोर्स और फोर्स का टाइप्स के बारे में हम लोग एक्सप्लेन किए थे। बच्चे आज हम लोग पढ़ेंगे इनर्शिया और फर्स्ट न्यूटन्स लॉ। बच्चे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि फोर्स का डिफिनेशन और उसका प्रकार। आज पढ़ेंगे इनर्शिया मतलब जड़त्व। तो जड़त्व होता क्या है? बच्चे आपने क्या फील किया होगा कि जैसे आपने बाइक से चल रहे हो कहीं, अगर एक बाइक ब्रेक लेते हैं तो आप क्या होते हैं, आगे की ओर झुक जाते हैं। दूसरा, यदि आप बाइक पर कांस्टेंट खड़े हैं, यदि एक बाइक उससे बढ़ाते हैं आगे तो क्या होता है, आप पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो कहने का मतलब आखिर ऐसा क्यों होता है कि आप चलती बस पर यदि ड्राइवर ब्रेक एकाएक लगा दे तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं। तो आखिर इसका रीजन क्या है? तो बाबू इसका रीजन आपका है इनर्शिया मीन्स जड़त्व। तो जड़त्व होता क्या है? तो जड़त्व का परिभाषा हम क्या देंगे कि जड़त्व किसी पदार्थ का एक गुण होता है। जड़त्व किसी पदार्थ का एक गुण होता है जो उस वस्तु की स्थिति, विराम या गति को बनाए रखना चाहती है। एक बार और सुन लीजिए। जड़त्व किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो अपनी स्थिति, विराम या गति में अपने को बनाए रखना चाहती है। तो परिभाषा तो क्लियर हो गया। इंग्लिश में क्या लिखे हैं? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी विच अ बॉडी वांट्स टू मेंटेन इट्स प्रेजेंट स्टेट आइदर इट्स इज इन रेस्ट और इन मोशन। कहने का मतलब जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जो बॉडी होना चाहिए, उसका प्रेजेंट स्टेट या तो विराम या तो गति में वह अपने आप को बनाए रखना चाहती है। तो कहने का मतलब जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु है, वह वस्तु बहुत भारी है। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक बस है, बस कहीं रोड पे खड़ा है, हमने क्या किए कि बाहर से उसे पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं बाहर से। तो वह बस में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, वह बस स्थित है। इसका मतलब कि वह बस अपने आप को क्या चाह रहा है कि स्थित अवस्था में रहना चाह रहा है। तो कहने का मतलब कि वह बस अपनी अवस्था को स्थित रखना चाह रहा है, लेकिन हम उसे पुश कर रहे हैं कि वह आगे चले। तो कहने का मतलब कि इनर्शिया को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इनर्शिया क्या कर सकता है, तो अपनी स्थिति को परिवर्तन होने का विरोध करता है। फिर सुन लीजिएगा, एक और डिफाइन क्या कर सकते हैं, तो इनर्शिया बी अपोजेस द चेंज ऑफ इट्स पोजीशन। कहने का मतलब जड़त्व क्या होता है, तो जड़त्व किसी भी पदार्थ को का अपने स्थिति में परिवर्तन होने का विरोध करता है। जैसे बस स्थित था, आपने पुश करना चाहा लेकिन वह पुश नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वह बस अपने आप को स्थित रहना चाह रही थी। अर्थात वो जो आपने बल लगाया, उस बल का वह क्या किया, विरोध किया। तो वह जो विरोध किया, तो वह उस बस का वह प्रॉपर्टीज होता है, इंटरनल प्रॉपर्टीज है, और उसी प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब क्या पढ़ते हैं कि जो इनर्शिया होता है, तो इनर्शिया इज proportional या inertia is proportional to the mass। कहने का मतलब कि जो जड़त्व होता है वह द्रव्यमान का समानुपाती होता है। और समानुपाती का मतलब आप समझते होंगे कि एक इंक्रीज तो सेकंड में इंक्रीज, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। इसका मतलब कि यदि किसी का इनर्शिया बहुत ज्यादा है, इसका मतलब कि उस ऑब्जेक्ट का मास भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो याद रखिएगा कि इनर्शिया मीन्स जड़त्व उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अगर द्रव्यमान ज्यादा, इनर्शिया ज्यादा, इनर्शिया ज्यादा, द्रव्यमान ज्यादा। अब इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू द मास या इनर्शिया इज डिपेंडेंट टू द मास। जड़त्व किसी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब बाबू यहाँ पे मास क्या होता है, हल्का सुन लीजिए इसके बारे में, मास के बारे में।
मास क्या होता है, तो मास के बारे में लोग क्या बोलते हैं कि इट इज अ क्वांटिटी ऑफ एनी मैटर जो द्रव्यमान होता है किसी भी वस्तु का एक मात्रा होता है। तो ये लिखेंगे कि इट इज ए क्वांटिटी ऑफ एनी मैटर, और नीचे क्या लिखेंगे कि द वैल्यू ऑफ मास, द वैल्यू ऑफ मास बी ऑलवेज कांस्टेंट। किसी वस्तु का द्रव्यमान हमेशा कांस्टेंट होता है। इसका कहने का मतलब कि इस वस्तु का द्रव्यमान कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे इस वस्तु का द्रव्यमान 4 kg है, तो इस वस्तु को इनवर्स में कहीं पे ले जाइए तो इस वस्तु का द्रव्यमान 4 kg ही होगा, अर्थात इसके द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, जिसका एक्सप्लेनेशन हम लोग ग्रेविटेशन में अच्छी तरह से करेंगे। अब बाबू देखते हैं हल्का क्या कि इसका टाइप्स क्या होता है। टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया का टाइप्स, तो एक हेडिंग बना लीजिएगा, टाइप्स ऑफ इनर्शिया, टाइप्स ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का प्रकार। तो इसका टाइप्स में हम लोग फर्स्ट क्या लिखेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। दूसरा क्या लिख लेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तीसरा क्या लिखेंगे, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसका हिंदी क्या बोलेंगे बाबू, गति जड़त्व। इसका हिंदी बोलेंगे विराम जड़त्व। इसका बोलेंगे दिशा जड़त्व। फिर से रिपीट कर देते हैं, यह आपका हो गया गति जड़त्व, विराम जड़त्व और यह दिशा जड़त्व। अब कहने का मतलब कि आप लोग क्या देखते होंगे कि जैसे मैं शुरू में बतलाया कि इनर्शिया का एग्जाम्पल देकर बाइक बताया आपको। जैसे मान लेते हैं कि आप चल रहे हैं तो आप मोशन में हैं, तो यदि आप मोशन में हैं तो वह ऑब्जेक्ट, वह बॉडी अपने आप को मोशन में ही बनाए रहना चाहेगी। तो कहने का मतलब यदि वह बॉडी अपने आप को मोशन में बनाए रहना चाहती है तो वह जड़त्व आपका कहलाएगा इनर्शिया ऑफ मोशन। जो डिफिनेशन ऊपर में दिए थे कि विच बॉडी एज रेस्ट और मोशन, तो वह यदि बॉडी आपका क्या होगा, मोशन में होगा, तो उसको बोल देंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। हिंदी में क्या बोलेंगे, यदि कोई वस्तु अपने को गति में बनाए रखना चाहती है तो वह गुण गति जड़त्व कहलाता है। एग्जाम्पल में क्या बोल देंगे, जैसे एग्जाम्पल में बोल सकते हैं कि चलती हुई बाइक से एकाएक ब्रेक लगाना। तो बाइक तो चल रहा है, एक बैक ब्रेक लगाइए तो कहां झुक जाइएगा, आगे की ओर, तो गति जड़त्व। विराम में क्या बोल देंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो यह क्या करेगा कि यह अपने स्थिति को अपने क्या करता है, विराम अवस्था में रखना चाहता है। जिसके एग्जाम्पल, जिससे आप मान लेते हैं कि रुके हुए हैं, एक बैक बाइक बढ़ाए, एकाएक बढ़े आगे की ओर, तो आप क्या करते हैं, पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो वह एग्जाम्पल आपका है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मतलब विराम जड़त्व। लास्ट आपका है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, दिशा जड़त्व। आप लोग क्या फील करते हैं, कभी कभी देखते होंगे कि कोई बस ट्रेवल कर रहा है, अचानक जैसे ही मुड़ा टर्निंग पे, तो आप क्या करते हैं, खिड़की या गेट से बाहर की ओर मतलब कि झटका लगता है। इसका मतलब उसका डायरेक्शन एक सेम था, सेम डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन वह सेम डायरेक्शन में जा रहा था, वह हमेशा अपने आप को उस डायरेक्शन में बनाए रखना चाहती है। लेकिन जैसे ही आप मुड़े तो वह क्या किया, आप खिड़की या गेट की तरफ झटका दिए। तो यह क्या बोलेंगे इसका डिफिनेशन, कि कोई भी वस्तु अपने स्थिति की अवस्था में एक ही दिशा में बनाए रखना चाहती है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग
इसके बाद आपका है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या होता है? तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट any object will remain in rest or motion, unless acting upon external force। कहने का मतलब क्या बोलता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? हमने तो इनर्शिया पढ़ लिया कि वह ऑब्जेक्ट अपने स्थिति को बनाए रखना चाहती है, या तो रेस्ट या तो मोशन, या तो विराम या तो गति। अगर मान लेते हैं कि वह ऑब्जेक्ट पर जो हमने फोर्स लगाया वह फोर्स उससे ज्यादा लगा देंगे तो वह ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? चेंजिंग आ जाएगा, उसके पोजीशन में चेंजिंग आ जाएगा। जब उसके पोजीशन में चेंजिंग आ गया वही बोलता है आपका फर्स्ट लॉ। क्या लिखे हैं? इट स्टेट्स दैट एनी ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन रेस्ट और मोशन अनलेस एक्टिंग अपॉन एक्सटर्नल फोर्स। क्या बोल रहा है कि कोई भी वस्तु अपनी स्थिति को विराम या गति में तब तक बनाए रखना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। अगेन फिर से सुन लीजिएगा, कोई भी वस्तु अपनी स्थिति विराम या गति में तब तक बनाए रखना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। वह नियम कहलाता है आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। क्लियर? अब कहने का मतलब कि वह वस्तु के स्थिति में जो परिवर्तन होगा वह कब होगा? तो जब कोई बाहरी फोर्स लगाइएगा तब। इस लॉ को हम लोग बोलते हैं, एक और नाम से बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को एक और नाम से बोला जाता है जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो आपसे पूछा जाए कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ इनर्शिया, तो समझिएगा दोनों एक ही चीज है। अब बात आती है कि फर्स्ट लॉ से हमें मिला क्या? तो फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा क्या कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहेगी कब तक? जब तक कोई बाहरी बल कार्य ना करे। इसका कहने का मतलब जैसे कोई एक्सटर्नल फोर्स दीजिएगा वह ऑब्जेक्ट के पोजीशन, शेप, साइज में क्या जाएगा? चेंजिंग आ जाएगा। तो इसी से मिलता है हमको डिफिनेशन ऑफ फोर्स। यहां क्या लिख देंगे? फोर्स इज डिफाइंड। फोर्स इज डिफाइंड। तो नीचे नोट में क्या लिख लेंगे हम लोग कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलता है। तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। अब बाबू देख लेते हैं कि जब बल की परिभाषा तो मिल गई, जैसे कोई वस्तु है, यह वस्तु तब तक विराम या गति में रहना चाहेगी जब तक इस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। तो यह तो क्लियर हो गया कि इस वस्तु के स्थिति में परिवर्तन होगा कब? जब बाहरी बल लगाएंगे तब। लेकिन यह कितना बल लगाएंगे कि यह इसके स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा, यह तो नहीं बताया इसमें। यहां तो सिर्फ यह बताया कि यह वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होगा कब? जब बाहरी बल लगाएंगे तब। तो यहां से तो यह तो क्लियर हो गया कि इससे हमको फोर्स का डिफिनेशन मिल गया, बल की परिभाषा मिल गया।
लेकिन यह वस्तु में परिवर्तन होगा तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, अर्थात मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, द वैल्यू ऑफ फोर्स कितना होगा, वह इससे डिफाइन नहीं हुआ। तो उसका डिफिनेशन कहां से मिलेगा, वह डिफाइन कैसे होगा, तो उसका अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, न्यूटन सेकंड लॉ में करेंगे। तो बच्चे आज के लिए यही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।